नमस्कार साथियों। सफलता के तो हजारों साथी है, लेकिन असफलता अनाथ होती है। स्वागत है आप सभी मित्रों का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज की सेशन में हम पिछले सेशंस में जो हमने जूनियर अकाउंटेंट के बारे में पढ़ा उसके सारे एमसीक्यूज यानी चैप्टर 1 के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। पिछले सारे सेशंस को आप लगातार ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का स्नेह, आप सभी का साधुवाद, आप सभी का आशीर्वाद इस तरह से बना रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा सके। मित्रों, जितनी भी क्लासेस मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ उन सब की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप वहाँ जा करके उनको डाउनलोड करके दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपका जो नोट्स बनाने का समय है वो बच जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां जाकर के उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप सभी मित्रों का आज की सेशन में फिर से स्वागत है। हम लोग आज एमसीक्यूज करने वाले हैं जीएफ एंड एआर के चैप्टर 1 के, जो हमने पिछले ही सेशन में देखा था। आप जैसे मित्रों की सुविधा के लिए यूट्यूब पर जीएफ एंड एआर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप अभी तक आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के ज़रूर देखिएगा और उससे आपकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी। आपको पहले कंटेंट की समझ होगी, फिर आप एमसीक्यूज के सवालों के जवाब को देने में सक्षम हो पाएंगे। हमारी ओर से हमारे विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी ये पहला यूथ एजुकेशन की ओर से कि जीएफ एंड एआर जो जूनियर अकाउंटेंट की पेपर 2 का 75 अंक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको फ्री अवेलेबल करवा दिया जाए। इसकी वीडियो क्लासेस भी आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा दी जाए और इन सारी वीडियो क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी मित्रों एक बार फिर से इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग और अच्छे से कार्य कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, इसके प्रश्नोत्तर करते हैं और आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खाली जगह के कार्यकारी आदेश है। पिछले सेशन में हमने देखा था सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम यानी कि जीएफ एंड एआर किसके कार्यकारी आदेश है, तो हमने देखा था कि ये राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है। किसके कार्यकारी आदेश है? राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है। और ये बात हमें मिलती है नियम 1 में। नियम 1 जो कि सामान्य जानकारी से संबंधित है, उसी में यह लिखा गया है कि जो जीएफ एंड एआर है वो आपके राज्यपाल के अनिवार्यतः कार्यकारी आदेश है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जीएफ एंड एआर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित है? तो वो है अनुच्छेद 150 के तहत संचालित। मित्रों, अनुच्छेद 148 में भारत के केग के पद और केग के पद के साथ साथ इसकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 149 में केग के कार्यों के बारे में और शक्तियों के बारे में, केग के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। 150 में लेखों के प्रारूप के बारे में उल्लेख किया गया है। लेखों का प्रारूप क्या होगा और इस प्रारूप का जो निर्धारण है, संघ और राज्यों के लिए जो लेखों का प्रारूप है उसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। और 151 में इनको केग को प्रतिवेदन सौंपने की बात की गई है। और ये जो चारों अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में, जिसका विषय है संघ सरकार, उसमें लिया गया। संघ सरकार विषय का ये अंतिम पोर्शन है संविधान का भाग 5 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के जो किस अनुच्छेद के तहत संचालित है? तो अनुच्छेद 150 के तहत संचालित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कब से लागू हुए? इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। राजस्थान में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कब से लागू हुए? 1 अप्रैल 1993 से, 1 अप्रैल 1995 से, 25 अक्टूबर 1992 से या 25 अक्टूबर 1993 से? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 अक्टूबर 1993 से। 25 अक्टूबर 1993 से राजस्थान में ये सामान्य वित्तीय और लेखा नियम लागू हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे 4 के पैनल की पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा। वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, पीसी में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। आगे है, राज्य के समस्त लेखों को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है? इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ बात कही गई है राज्य के लेखों को कंट्रोल करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन सा है, और उस अधिकारी को राज्य का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी भी कहा जाता है। पिछले सेशन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था
और उसका नाम है महालेखाकार। उसका नाम है महालेखाकार। ये अकाउंटेंट जनरल कहा जाता है, एजी भी इसे कहा जाता है। और इस संबंध में ये सीएजी यानी ये भारत सरकार का है और इस भारत सरकार के सीएजी के अधीन ये एजी काम करता है। तो प्रश्न पूछे भारत सरकार के लिए लेखों का सर्वोच्च अधिकारी तो सीएजी, राज्य सरकार के लिए पूछे तो एजी यानी महालेखाकार। आगे बढ़ते हैं। महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है? तो महालेखाकार की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है या प्रधानमंत्री या राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो महालेखाकार की नियुक्ति मुख्यमंत्री, महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वो राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला सवाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये हम पहले से और अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। केग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग। और केग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 148 में किया गया। अनुच्छेद 213 जो है वो आपको पता है मित्रों, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करने की शक्ति इसमें उल्लेखित है। राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां एवं समस्त व्यय किस प्रकार की निधि में से किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियां, जो समस्त रिसिप्ट है वो और समस्त एक्सपेंडिचर है वो किस निधि में से किए जाएंगे? वो राज्य की संचित निधि में से किए जाएंगे। संचित निधि किसकी? राज्य की। और राज्य की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों की संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के 266(1) में है। ये प्रश्न भी आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 266 में 2 में क्या है? राज्यों का लोक लेखा इसमें है। 267(1) में केंद्र की आकस्मिक निधि का उल्लेख है, लोक लेखा निधि और केंद्र की आकस्मिक निधि का उल्लेख इसमें है। 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख है। और इन निधियों के बारे में मैं आपको पिछले सेशन में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर के उसको देख लीजिएगा, और आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267(2) में। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पिछले क्लास में 266(1) में केंद्र और राज्य इन दोनों की संचित निधि का उल्लेख है। तो यहां से एक प्रश्न आपके आ सकता है एग्जाम में। प्रश्न पूछा है राज्यों की आकस्मिक निधि, राज्यों की आकस्मिक निधि का उल्लेख 267(2) में है। प्रतिवर्ष एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष एक वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वो वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। जैसे मान लीजिएगा 2023-24 में अगर आपको कहूं वित्तीय वर्ष, हमेशा आपको इस तरह से ही लिखा हुआ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से। कब तक चलेगा? 31 मार्च 2024 तक ये वित्तीय वर्ष चलेगा। तो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है लेकिन 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष, ये इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR के नियम 214 में उल्लेखित राजपत्रित अधिकारी से तात्पर्य क्या है? कौन राजपत्रित अधिकारी होगा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लो। तो मैंने आपको बताया था कि अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होगा, यानी कि जो IAS कैडर के लोग हैं, जो IPS सेवा के लोग हैं, इसके अलावा जो IFS है, ये 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इसका कोई भी अधिकारी है तो वो गजेटेड होगा। CCA नियम 1958 इसकी अनुसूची 1 में वर्णित अधिकारी ये भी होगा। कोई भी राजपत्रित पद को धारण करने वाला अधिकारी वो भी होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि उसमें दे रखा है उपयुक्त सभी। तो हाँ, ये तीनों ही GF&AR में जो राजपत्रित अधिकारी लिखा है परिभाषा में, उसमें इन तीनों को शामिल किया गया।
इसके अलावा यदि किसी करार या अनुबंध के तहत राज्य सरकार किसी पद को राजपत्रित पद घोषित कर देती है तो उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति भी, उस पद को धारण करने वाला अधिकारी भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति यानी कि हेड ऑफ ऑफिस, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए नियम 3 आपको देखना पड़ेगा। नियम 3 का पहला भाग। तो कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस की नियुक्ति जो है वो करता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग का अध्यक्ष करता है, विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? विभागाध्यक्ष द्वारा, कार्यालय अध्यक्ष की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विभाग का सचिव नहीं, विभाग का अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल, विभाग का अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। विभाग का मंत्री नहीं करेगा और वित्त विभाग भी नहीं करेगा। किसी भी कार्यालय का, किसी भी विभाग के, किसी भी कार्यालय का अध्यक्ष यदि नियुक्त करना है तो नियम 3 का 1 का प्रयोग करते हुए विभाग अध्यक्ष करेगा। 3 का 2 में इसका प्रारूप दे रखा है, इस प्रारूप में परिशिष्ट 1 दे रखा है और उस परिशिष्ट 1 के तहत ही ये काम किया जाएगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR के नियम 224 में वर्णित लोक निर्माण कार्य, जो लोक निर्माण कार्य है उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें सिविल निर्माण कार्य भी शामिल है, उसमें सिंचाई एवं नौ परिवहन भी शामिल है, उसमें एम्बार्कमेंट एवं जल निकासी कार्य भी शामिल है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये सारे के सारे इसमें शामिल है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर है क्या होगा? उपयुक्त सभी इसमें शामिल है। सरकार का ऐसा व्यय जो नियमित अंतराल पर किया जाए क्या कहलाता है? तो नियमित अंतराल पर किया जाने वाला व्यय आवर्तक व्यय कहलाता है, रेक्यूरिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है, जैसे कि वेतन है, जैसे कि अनुदान है। तो ये इस तरह का व्यय सरकार को रेगुलर करना पड़ता है तो वो आवर्तक व्यय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले सवाल की ओर। ई ग्रास का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पहले भी आया हुआ, फिर से आपको पूछा जा सकता है। ई से इलेक्ट्रॉनिक, जी से गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम या गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम या गवर्नमेंट रिसिप्ट ऑडिट सिस्टम या गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सेस सिस्टम, कुछ इस तरह से ही आपको दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर जिसमें सब में ऑप्शन में होगा, ऐसे ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपको याद कर लेना है, GRAS, और वो भी कौन सा? ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, जी यानी कि गवर्नमेंट, आर यानी कि रिसिप्ट, ए यानी कि अकाउंटिंग और एस यानी कि सिस्टम, गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सरकार को जितना भी कर से और गैर कर से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सरकार को ई ग्रेस के माध्यम से चालान बन के जमा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में कोषागार की परिभाषा नियम 229 में दी गई है और कोषागार वर्तमान में संख्या है जो है 41 है। राजस्थान में वर्तमान में कोषागार की कुल कितनी संख्या है? तो राजस्थान में वर्तमान में कोषागार की 41 संख्या है। इसमें एक ई ट्रेजरी भी शामिल है, एक ई ट्रेजरी भी शामिल है। और ये जो कोषागार होते हैं मित्रों, ये कोषागार कम से कम जिला लेवल पर होंगे, जिला स्तर पर ये ट्रेजरी स्थापित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला ई कोषागार, ई ट्रेजरी कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में स्थापित किया गया। राज्य का पहला व, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पहला व एकमात्र ई कोषागार कहाँ स्थापित किया गया? तो वो जयपुर में स्थापित किया गया। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में कौन सा नियम में है? तो नियम 3 में है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सरल से प्रश्न है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला सेशन जरूर देखा, तभी जाकर के आपको ये सरल लगते हैं। मित्रों मैं आपको यकीन दिलाता हूं GF&AR को मैं बहुत सरल भाषा में, जिससे इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट अधिकांश डरते हैं और अपनी रणनीति में ये रखते हैं कि इसको छोड़ करके चले जाएं, लेकिन नहीं, इस सब्जेक्ट में 25 जो सवाल आएंगे ना वो इसी क्लास की, इसी श्रृंखलाओं में से आपको देखने को मिलेंगे और आप एग्जाम हॉल में अपने आप को बहुत लाइट और कंफर्ट फील करेंगे अगर आपने ये प्लेलिस्ट पूरी देख ली है तो। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 3 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यालय अध्यक्ष की नियुक्ति विभाग अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आहरण एवं वेतन अधिकारी डीडीओ की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ है? तो डीडीओ की नियुक्ति का उल्लेख नियम 3 ख मह,
डीडीओ की नियुक्ति का उल्लेख नियम 3 ख म है। इसके बारे में यदि आप नियम 3.1 में जाना चाहो तो नियम 3.1 में सामान्य जानकारी का उल्लेख है, GF&AR के बारे में सामान्य जानकारी। नियम 4 में कोई भी रिमूवल ऑफ डाउट्स है, संदेहों का निराकरण आपको करना है, और इसमें निराकरण में आप यदि किसी भी प्रकार की GF&AR की व्याख्या में आपको दिक्कत हो रही हो तो वो जो मैटर है वो वित्त विभाग को आप रेफर कर सकते। नियम 2 में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। और नियम 3.1 में कार्यालयाध्यक्ष की नियुक्ति और 3 ख में उसे डीडीओ बनाने की नियुक्ति का उल्लेख है। किसी भी अधिकारी को डीडीओ घोषित करने हेतु उस अधिकारी का क्या होना जरूरी है, तो उस अधिकारी का राजपत्रित होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो तो मामले को किस नियम के पास निर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है, किस विभाग के पास। और इसके साथ साथ आप नियम भी जान लो कि ये जो बात है ये नियम 4 में लिखी गई है, और उसे भेजा कहाँ जाएगा, राज्य के वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GF&AR के तहत उल्लेखित सरकार से क्या तात्पर्य है। यदि आप इस पूरे GF&AR में कहीं पर भी सरकार शब्द लिखा हुआ देखोगे तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, कौन सी सरकार, तो राज्य सरकार। और राज्य सरकार भी लिखा हुआ आपके ऑप्शन में आ सकता है, या आपके ऐसे भी लिखा हुआ ऑप्शन में आ सकता है राजस्थान सरकार। क्या लिखा हुआ आ सकता है, राजस्थान सरकार, ऐसे भी आपके ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है। तो दोनों ही सही है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किस नियम में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो नियम 2 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख मित्रों किया गया। इस पूरे 4 के पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा, और हर क्लास की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो के पिन कमेंट में इस चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जेन्युइनली मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी मज़ेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।